वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। मैं विकास प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइज़र में। जैसा कि हम लोग जो है एमपीएससी इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे, हम लोगों ने 2 पार्ट में क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप लोगों के स्क्रीन पे ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा और एमपीएससी इकोनॉमिक्स पेपर का क्वेश्चन नंबर 61 ये है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ द टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ एन इकोनॉमी इज फॉलोइंग देन इज दिस सिस्टम वायबल। कह रहा है यदि किसी अर्थव्यवस्था का तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स अनुसरण कर रहा है तो क्या यह प्रणाली व्यवहार्य है। आप लोगों के सामने मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे क्या ये वायबल है या नहीं है। अगर केवल पूछता कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो होता है वायबल है कि नहीं है, तो उसमें हम लोग चेक करते हैं। उसका कंडीशंस होता है आई माइनस ए। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए गिवन मैट्रिक्स होता है। आई माइनस ए अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो ये हो जाता है आपका पॉजिटिव होता है, तो ग्रेटर देन 0 अगर आपका जो है अगर आपका इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं कि अगर आई माइनस ए ये अगर ग्रेटर होता है तो हम उसको मान लेते हैं, लेकिन हम लोग के इस क्वेश्चन में इस मैट्रिक्स को चेक करना है कि ये वाइबल है कि नहीं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग हमारे साथ सॉल्व करिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये होता है 1 0 0 1 2:2 के मैट्रिक्स की अगर बात करें तो हम लोग, और यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू दिया है 0.8 0.9 0.2 एंड 0.7। ठीक है, अब हम इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.2 0 माइनस 0.2 माइनस 0.2 एंड 0 माइनस 0.9 ये आपका आ जाएगा 0 माइनस 0.9 एंड 1 माइनस 0.7 ये आ जाएगा 0.3। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.2 इंटू 0.3 और ये माइनस होता है, माइनस 0.9 गिवन है और ये गिवन है माइनस 0.2। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.06 और माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका आ जाएगा 0.18। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.12। तो अगर माइनस 0.12 को हम लोग देखें तो ये निगेटिव वैल्यू है। तो इस इक्वेशन के लिए हमारा ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें तो 0.02 ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 है। तो ये हमारा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आप लोग देखोगे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा आप लोगों का, सी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है। इसमें कह रहा है कि फाइंड एबीसी मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित एबीसी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, तो हम लोग को एबीसी फाइंड आउट करना है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग ए इंटू बी अगर फाइंड आउट करते हैं तो ये आपका दिया है 1 3 2 4 और ये हो जाएगा -1 2 2 एंड -1। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 -1 1 हो जाएगा एंड 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 जा 2 हो जाएगा एंड 2 - 1 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 × -1 -3 हो जाएगा एंड 4 = 2 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 = 2 6 हो जाएगा, 4 - 1 4 हो जाएगा। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 - 4 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये हम लोग का एक वैल्यू आ गया। अब सी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये 3 है 1 है। ठीक है, अब जो लास्ट में है हम लोग का वही वैल्यू आ जाएगा। ये हम लोग की वैल्यू आई है, ये वाली जो है ये A/B है और ये क्या है, C है। अब हम लोग A/B की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको A × B × C की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 3:3 9 हो जाएगा, प्लस 0 × 1 0 हो जाएगा। आपका 5 3 जा 15 हो जाएगा, प्लस 2
15:1 ये हो जाएगा 2। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा 9 और 15 + 2 17। तो हम लोग को इसको में चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा। बी की जो है ये आप लोग जब बी को देखोगे तो बी हम लोग का ये सही आ गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये आप लोग देखोगे राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या आएगा बी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये है। ये कह रहा है फाइंड 3 नंबर ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीरीज हुज सम इज 14 एंड प्रोडक्ट इज 64। कह रहा है कि हम लोग के पास 3 ज्योमेट्रिक सीरीज हैं जिनका सम है। अगर हम लोग लिया जाए a + bc = 14 एंड a × b × c = 64। अगर इसको हम लोग देखें ये फार्मूला से तो हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऑप्शन से देख सकते हैं। अगर ऑप्शन को हम लोग अगर ए को चेक करें तो 2 × 3 = 6, 6 × 9 = 54, लेकिन ये ए होगा ही नहीं, ऐसे ही क्रॉस हो जाएगा। अब बी को देखते हैं 2 × 4 = 8, 8 × 8 = 64। बी वाला तो मल्टीप्लिकेशन में 64 आ रहा है। अब ऐड करने में हम लोग को चेक करना है कि क्या 14 आ रहा है कि नहीं। 2 + 4 6 एंड 8 14। 2 + 4 + 8 ये आ गया आपका 14 एंड मल्टीप्लिकेशन जो है आपका ये आ गया 64। तो आप हम लोग का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। हम लोग का आंसर यहाँ से निकल गया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखोगे आप लोग राइट ऑप्शन आप लोगों के सामने बी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट लीनियरली होमोजीनियस। होमोजीनियस कह रहा है नहीं है, ठीक है। आपका ए ऑप्शन ए आपका है क्योंकि ये लीनियर है और इसको समेशन जो आप करोगे तो ये 1 आ जाएगा। ऑप्शन बी का भी आपका हो जाएगा, लीनियर है, लीनियर दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी आप लोग जब देखोगे तो ये क्या है, ये आपका k + l का स्क्वायर है। यही होता है ना, हम लोग पढ़े होंगे हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा था a² + a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। और ये भी वही है k² + 2kl + l²। तो यहाँ पे क्या है, ये लीनियर नहीं है, ये स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम लोग कह रहे हैं नॉट लीनियरली होमोजीनियस, नहीं है। और इस इक्वेशन में आप लोग देखोगे ये भी है k + l का स्क्वायर और ये दे दिया, ये मतलब ये q = k। अगर हम लोग इसको ले लें k + l पावर हाफ पे पावर 2 ले लें तो ये हो जाएगा k + l हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका भी ऑप्शन आपका डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर में आ रहा है, लीनियर है ही नहीं। इस क्वेश्चन का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 60 से थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। अब आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए फर्म दिया है कि कुल लागत किसी फर्म का ये दिया है आप लोगों का टीसी दिया है, कितना है 300 + 3q²। आउटपुट एंड फिक्स्ड प्राइस पी दिया हुआ है कितना 120। व्हाट विल बी द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ऑफ फर्म। कह रहा है कि फर्म का लाभ अधिकतम आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो फर्म का लाभ अधिकतम आउटपुट क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना MR = MC, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल होता है। तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लोग को क्या दिया हुआ है, टीसी दिया हुआ है, ये जो कि क्या है 300 है एंड 3q² है। अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जब हम लोग निकालेंगे, अगर हम लोग बात करें MC का तो MC होता है d/dq। TC को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमारा MC निकल जाता है। तो ये आपको 300 को करोगे q के रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा एंड 3q² का करोगे d/dq। अगर 300 + 3q² का हम लोग करेंगे तो 0 हो जाएगा और 3q² का हो जाएगा 6q, ठीक है। ये हम लोग का क्या निकल गया, MC निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या,
एम आर कैसे निकलेगा, पहले हम लोग को टी आर निकालना पड़ेगा। टी आर क्या होता है, टोटल रिवेन्यू, दैट इज ए प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस गिवन हम लोग का 120 दिया है, क्यू नॉट गिवन है तो क्यू को क्यू ले लेते हैं, एक्स ले लेंगे, ठीक है। तो अगर टी आर इक्वल टू हो जाएगा 120 क्यू, तो आपका एम आर कितना हो जाएगा, डी बाई डी क्यू टी आर, दैट इज एम आर। तो इसको क्यू के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे टी आर को, तो हमारा क्या हो जाएगा, 120 आ जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अब इक्वेट करेंगे हम लोग क्या करने के लिए, अब हम लोग जो है प्रॉफिट फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल क्या होगा, एम आर इक्वल टू एम सी हो जाएगा। एम आर कितना आ गया हम लोग का 120, एम सी कितना आ गया 6Q, 6Q इक्वल टू 120, Q इक्वल टू 120/6, दैट इज 20। ये आपका 20 आ गया। फर्म का लाभ अधिकतम आउटपुट क्या होगा, तो आप लोगों का ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे क्या है सही ऑप्शन इसका, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डिफरेंस इक्वेशन इज यूज्ड। कह रहा है ये क्वेश्चन जो है एनटीए नेट के पहले प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आ चुका है, शायद 2018 में आया हुआ है, 18 या 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो डिफरेंस इक्वेशन जो होता है डिस्क्रीट टाइम एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। आप लोग जो है नोट कर लीजिए, डिफरेंस इक्वेशन जो है डिस्क्रीट टाइम एनालिसिस की ये हम लोग यूज करते हैं। तो इसका मतलब असतत समय विश्लेषण के लिए डिफरेंस इक्वेशन, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यूअस टाइम एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, इसमें कह रहा है कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए पॉइंट व्हिच, कह रहा है कि रैखिक प्रोग्रामिंग में एक बुनियादी व्यवहार्य समाधान एक बिंदु है जो मस्ट सेटिस्फाई ऑल द स्ट्रक्चरल कंस्टेंट साइमल्टेनियसली, मस्ट नॉट सेटिस्फाई ऑल द स्ट्रक्चरल कंस्टेंट साइमल्टेनियसली, मस्ट बी ए कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, मस्ट नॉट बी ए कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। हम लोग देखते हैं जब हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम लोग के सामने अगर दिया रहता है, लाइन दिया रहता है, मान लीजिए ये हम लोग का ए बी है एंड दूसरा आपका ये सी डी है, तो हम लोग का फिजिबल एरिया कौन सा होता है, हम लोग का फिजिबल एरिया जो है, ये स्क्रीन चला गया पिछले वाले क्वेश्चन पे, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं उस पर। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे, हाँ ये आप लोग देखोगे इस स्क्रीन पे, तो हम लोग जब इसको करते हैं तो ये वाला एरिया क्या होता है हम लोग का, ये सी, अगर इसको नेम दे दिया जाए तो एरिया, ये कौन सा एरिया जो है हम लोग का, सी ई बी, ये क्या है, कॉर्नर पॉइंट ऑफ ए फिजिबल रीजन। तो ये कौन सा है आपका, ये वाला एरिया जो है, ये जो है सी ई बी, ये आपका हो जाएगा। तो मस्ट बी ए कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन ग्राफिकल मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन इफ द आइसो कास्ट लाइन कोइंसाइड्स विद द साइड ऑफ बेसिक फिजिबल रीजन देन व्हाट दैट सॉल्यूशन विल बी। कह रहा है कि एक रैखिक प्रोग्रामिंग समाधान की ग्राफिकल विधि में एक आइसो लागत रेखा जो है बुनियादी व्यवहार्य क्षेत्र से एक साथ मेल खाती है, कोइंसाइड कर जाता है। तो कोइंसाइड मतलब समपाती, जिसको हिंदी में कहा जाए समपाती, एक के ऊपर एक दूसरा न दिखाई दे रहा हो, एक के ऊपर जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाती है तो नीचे वाली लाइन नहीं शो होती है, उसको हम लोग कोइंसाइड करते हैं, बोलते हैं। तो वह समाधान होगा यूनिक ऑप्टिमम सॉल्यूशन, अनबाउंडेड ऑप्टिमम सॉल्यूशन, नो फिजिबल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन, जो कि ऑप्शन डी है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जब कोइंसाइड करता है तो क्या होता है, इनफाइनाइट ऑप्टिमम सोल्यूशन होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग सोल्यूशन में जब आइसो कॉस्ट लाइन कोइंसाइड करता है बेसिक फिजिबल रीजन से, तो हम लोग को क्या मिलता है, इनफाइनाइट ऑप्टिमम, अनंत इष्टतम समाधान हल मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अब ये क्वेश्चन हम लोग का जो है आपका जो है डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन से है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, कह रहा है कि log x है, log x का x के रिस्पेक्ट में दूसरा अवकलन, फर्स्ट को नहीं पूछा है, सेकेंड डेरिवेटिव होगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि log x को हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का, तो ये आता है 1/x, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स 1/x को करेंगे तो ये आ जाएगा -1/x², ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी इज राइट ऑप्शन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आप लोगों का सेट से क्वेश्चन है। सेट जब हम लोग पढ़ते हैं सेट में तो ये क्वेश्चन आया, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव रिप्रेजेंट द कम्युलेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन को, दो सेट्स का यूनियन इंटरसेक्शन निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व करता है, कौन शो कर रहा है। अब x यूनियन y है, अगर इसको हम लोग देख लें x यूनियन y, तो ये क्या हो जाएगा y यूनियन x, ये इसका क्या हो जाएगा y यूनियन, अगर हम लोग कम्युलेटिव लॉ को लेके देख लें, ठीक है, कम्युलेटिव लॉ को देख लें तो x यूनियन y, y यूनियन x एंड x इंटरसेक्शन y, तो ये क्या हो जाएगा y इंटरसेक्शन x। तो ये हम लोग को कम्युलेटिव लॉ शो करता है। तो इसमें हम लोग का केवल ये वाला जो ऑप्शन है ए है वो शो कर रहा है, आप लोग देख लो, ठीक है। और बाकी का आप लोग चेक कर सकते हो ऑप्शन और कोई शो कर रहा है कि नहीं। तो अगर x यूनियन y, ये x इंटरसेक्शन y शो कर रहा है, यूनियन का यूनियन ही रहेगा, इसका जो है चेंज हो जाएगा, वेरिएबल्स जो पहले और बाद में आ जाएगा, यही होता है। लेकिन यहाँ पे देखो आप लोग, ये सीधे सिंबल ही चेंज कर दिया है, x यूनियन y किया है तो यहाँ x इंटरसेक्शन y कर दिया है, तो ये तो ऐसे गलत हो जाएगा। यहाँ x यूनियन y, y इंटरसेक्शन x, ये भी आपका गलत है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग इक्वल है ही नहीं, तो आपके डी, सी एंड बी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70 का ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 71 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 जो है थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने का लिए है। यह YT दिया है 16.64 0.7x वेयर YT टन्स पर ईयर, ये एनुअल दिया है x 1 ईयर। द इक्वेशन इज कन्वर्टेड फॉर गेटिंग मंथली वैल्यूज। जैसे हम लोग जानते हैं कि क्या 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, तो मंथली पूछा है, ये एनुअल दिया हुआ है तो मंथली के लिए ये हमारा, अगर हम कॉस्ट को लेके चल रहे हैं, कॉस्ट अगर हम लोग किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये YT टाइम में दिया हुआ है 16.64 प्लस 0.72x। अगर हम लोग टी टाइम में ये हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट यूनिट में प्रोडक्शन में भी सेम रहेगा और लास्ट यूनिट के प्रोडक्शन में भी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये नहीं चेंज होगा, ये आपका कांस्टेंट टर्म है। तो YT इज इक्वल टू, अगर मंथली निकालना होगा तो 16.64 करेंगे प्लस 0.72x बाई 12 कर देंगे, तो ये हम लोग का YT वैसे रह जाएगा, ये 16.64 और ये आपके हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 0.06x हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन सी हम लोग का सही है, क्यों 16.64 जो है कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये नहीं चेंज होगा, ये जो है नहीं चेंज होगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका बी आएगा, बी के नियर अबाउट आएगा। ये 1.389 आ रहा है, 39 लिखा गया है, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये नहीं चेंज होगा, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, तो इसलिए आपका इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन 2SLS मेथड इज आइडेंटिकल टू ILS लीनियर लिस्ट स्क्वायर, जो है 2SLS जो है मेथड आइडेंटिकल होगा, सेम होगा
किस केस में? 2SLS इज आइडेंटिकल टू ILS। ये कब होगा? जब एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन होता है, मतलब जब k माइनस एम इक्वल टू जी माइनस एम, जब हम लोग आइडेंटिफिकेशन चेक करते हैं कि क्या है वो आपका एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है कि ओवर आइडेंटिफाइड है कि अंडर आइडेंटिफाइड है, तो हम लोग उसको उससे हम लोग बताते हैं कि इसको इस इक्वेशन से k माइनस एम इक्वल टू जी माइनस एम इक्वल हो जाता है। अगर k माइनस एम आपका ग्रेटर हो जाता है जी माइनस एम से, तो ये क्या होता है? ओवर आइडेंटिफाइड होता है। k माइनस एम लेस देन होता है जी माइनस एम से, तो ये आपका अंडर आइडेंटिफाइड होता है। और इक्वल हो जाता है k माइनस एम आप इक्वल टू जी माइनस एम इक्वल हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो इस केस में आपका एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन के लिए ये क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। तो आपका एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन कौन सा है? ये ऑप्शन है। अब क्या होता है एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन? k माइनस एम क्या होता है, g माइनस एम क्या होता है, उसको आप लोग ये इस स्लाइड को देखो, मैंने इसको लिया हुआ है अपने नोट से। तो जो है k जो है नंबर ऑफ टोटल, k जो है नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल्स इन द स्ट्रक्चरल मॉडल को शो करता है। m जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द पार्टिकुलर, जिस पार्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग चेक करते हैं उसमें देखते हैं कौन कौन सा वेरिएबल्स हैं, कौन सा वेरिएबल्स नहीं है, उसके लिए m शो करता है। g टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन को शो करता है। मान लीजिए 2 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, दैट इज g। g अगर 2 है तो g इक्वल टू 2, g अगर 3 इक्वेशन है तो g इक्वल टू 3 हो जाता है। वही है इक्वेशन इज एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड के केस में दोनों इक्वल हो जाते हैं। k माइनस एम इक्वल टू जी माइनस वन। जी माइनस वन का मतलब होता है अगर 2 इक्वेशन है तो 2 माइनस वन कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अगर 3 इक्वेशन है तो 3 माइनस वन कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब फिर k माइनस एम की वैल्यू निकालेंगे। k जो है आपका नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल्स इन द स्ट्रक्चरल मॉडल को शो करता है। मान लीजिए आपका अगर वेरिएबल दे देता है अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 y1 y3 ये म्यू ऐसे दे दिया आपको, तो इस इक्वेशन में कहा जाएगा कितने वेरिएबल हैं, तो आप इसको चेक करोगे x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, y3 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, तो इसी से चेक करते हैं। अगर इसी इक्वेशन का पूछा जाए, अगर ऐसे 3 इक्वेशन दिए हों, ठीक है, अल्फ़ा y3 प्लस बीटा x2 प्लस लैम्डा, ठीक है, लैम्डा y2 ऐसे म्यू, ऐसे इक्वेशन दिया होगा। अब एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन ऐसे दिए होंगे, तो आपको ऐसे चेक करना होगा। ये आप जो है वेरिएबल्स को आप लोग अंडर सर्किल कर लोगे, उसे चेक कर लोगे कौन कितने वेरिएबल्स उस इक्वेशन में है। उसी के फार्मूले से इस जो है क्वेश्चन पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को अपलोड करूंगा कि कैसे हम लोग चेक करते हैं कि जो है आइडेंटिफिकेशन कैसे चेक करते हैं कि वो इक्वेशन आपका एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है, ओवर आइडेंटिफाइड है या अंडर आइडेंटिफाइड है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, व्हाट जस्टिफाइज द इंक्लूजन ऑफ ए स्टोचैस्टिक एरर यू इन ए रिग्रेशन मॉडल। जब हम लोग रिग्रेशन मॉडल पढ़ते हैं y इक्वल टू अल्फ़ा x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 प्लस ये ui होता है, तो ये पूछ रहा है ui क्या शो करता है। तो ये कह रहा है करेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल, एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल्स, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स या ओमिशन ऑफ द वेरिएबल्स फ्रॉम द मॉडल। तो ये आपका ui जो होता है आपका जो है ये क्या किसको शो करता है? ओमिशन वेरिएबल्स फ्रॉम द मॉडल। ओमिटेड कौन कौन से वेरिएबल्स गायब हैं इसको हम लोग लेते हैं, ui को लेते हैं। ठीक है, ये इसके इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोगों का डी हो गया। ठीक है, अब हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये बता रहा है कि गिवन द पॉपुलेशन साइज इक्वल टू 20, कह रहा है कि पॉपुलेशन की साइज कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। फॉर अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग रिप्लेसमेंट SRS WR इज यूज टू प्रिपेयर सैंपल ऑफ साइज 4, व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ सैंपल्स। इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए फार्मूला क्या होता है? कितने दिए हुए हैं? 20 दिया हुआ है, और कितने साइज का बोल रहा है? 4 साइज का। उस पर आप लोग पावर लगा सकते हो। इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20, ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 400। ये भी आपका हो जाएगा 400। 4 4 जा 16,
2 and 2 4 0, ये आपका हो जाएगा। और ये कौन सा है, बी ऑप्शन है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिराइव्ड थ्रू अ रिग्रेशन फॉर टू वेरिएबल्स इज 0.36, व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या सहसंबंध गुणांक क्या होगा। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस सिग्मा ई स्क्वायर अपन सिग्मा वाई स्क्वायर। ये आपको जो है, ये आपका है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिराइव्ड थ्रू द रिग्रेशन ऑफ टू, ये इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा ई स्क्वायर अपन सिग्मा वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है 0.3 दोगे, इसी क्वेश्चन में वैल्यू रख दोगे तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब आप लोग इसको वैल्यू रखो तो ये 1 माइनस ये आर स्क्वायर है जो कि क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को शो कर रहा है, तो इसकी वैल्यू दिया हुआ है 0.36, ये कितना हो जाएगा 0.64। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 अंडर रूट कर दोगे आप लोग 0.64 हो जाएगा, ये कितना आएगा बाहर होके 0.80 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 0.80, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली कोइंसाइड द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर विल बी। कह रहा है कि यदि दी गई अपेक्षित आवृत्तियां पूरी तरह से मेल खाती हैं, कोइंसाइड करता है, संपाती हैं एक दूसरे के, तो काई स्क्वायर का मान क्या होगा। जब काई स्क्वायर की मान पूछ रहा है, जब कोइंसाइड कर रहा है एक दूसरे पे, कौन सा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली कोइंसाइड, जब फ्रीक्वेंसी जो कंप्लीटली कोइंसाइड कर रहा है तो काई स्क्वायर की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोइंसाइड कर रहा है तो जब कोइंसाइड करेगा तो काई स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच इज़ द बेस्ट एवरेज फॉर प्रिपेयरिंग इंडेक्स नंबर। हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है, जीएम जो है, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट एवरेज है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पेपर का लेवल एमपी सेट इकोनॉमिक्स की पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन रटे हुए थे, रट्टे वाले थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छा है। जो पढ़ा होगा या जानता होगा, जिसका जो है, जिसका जो डीप पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स, वही इस क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। अब ये देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, क्वेश्चन बी एक्स वाई कह रहा है, बी एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, तो बी वाई एक्स की वैल्यू कह रहा है क्या होगा। अब इसमें क्या होता है, बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। जब बी एक्स वाई ग्रेटर देन 1 दिया है तो बी वाई एक्स क्या होगा, ये लेस देन 1 होगा, तभी दोनों का सम मिलके क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई का सम तभी 1 होगा, क्योंकि एक जो है एक से ज़्यादा दिया है, तो दूसरा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तभी तो होगा लेस देन 1 होगा, तभी तो दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम क्या होता है 1 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ गिवन द मीन, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, गिवन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड बी सीरीज दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालना है, टू सीरीज आर मोर कंसिस्टेंट, दोनों में से कौन अधिक सुसंगत है, कंसिस्टेंट है। ये आप लोग देख लोगे, ये मीन दिया हुआ है, एक्स ए का मीन कितना है 15 है, ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है, ए का 5 दिया है। अब इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। अब आप लोग इसको देखो, बी का कितना दिया है, एक्स का मीन इसका दिया हुआ है 20,
स्टैंडर्ड डेविएशन बी का कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका हम लोग जब निकालते हैं, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये आपका होता है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन अपान मीन इंटू 100, ठीक है। तो अगर ए को लेके चेक करोगे आप लोग, ए को चेक करोगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए का चेक करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है आप लोग जो है ए का चेक करोगे, तो ए का कितना दिया हुआ है, ये 15 है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मीन कितना दिया हुआ है, ये जो है ये लो, इसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दिया है ए का, इसका मीन कितना दिया है, 15 दिया है। ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 500/15, और ये हो जाएगा 5 10, ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 33.33% आ जाएगा। अब बी को लेके चेक करें हम लोग, बी का कितना हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बी का कितना हो जाएगा, ये आप लोग चेक करोगे तो सिग्मा अपान एक्स बी इंटू 100, इसमें वैल्यू रखा जाएगा, तो इसका कितना दिया है 4, और नीचे कितना दिया है आपका 20, और ये कितना दिया है 100, ये हो जाएगा 400/20, ये आपका कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। ए का कितना है, ए का कितना है 33.33%, और बी का कितना है 20%, तो बी का कम है तो ये ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सीरीज, बी सीरीज इज मोर कंसिस्टेंट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी सीरीज सही है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन, बी राइट, बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है इफ एन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 100, एन बोल रहा है, एन कितना है 100 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी, पी एस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल टू दिया 0.5, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। एस डी क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, एन पी क्यू होता है, ठीक है। अब p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, p की वैल्यू दिया हुआ है, प्लस क्यू इक्वल टू 1, क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.5, 1 माइनस p की वैल्यू दिया 0.5, ये भी आपका 0.5 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग वैल्यू रख लेंगे, n की वैल्यू दिया है 100, p की वैल्यू 0.5 एंड q की वैल्यू भी 0.5 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई आप लोग करोगे तो ये हो जाएगा 0.25, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 25, और बाहर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अंडर रूट एन पी क्यू होता है, वेर एन इज द नंबर ऑफ नंबर ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 100 दिया हुआ है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ठीक है। क्यू क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू 1 होता है, तो क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी, हम लोगों ने फाइंड आउट किया, दैट इज 5। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किन्सियन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लायर डज नॉट ऑपरेट इन द फॉलोइंग। किन्स का प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लायर जो गुणक, कह रहा है किन्सियन का जो है मल्टीप्लायर गुणक सिद्धांत था, कहाँ लागू नहीं होता है, तो ये क्या होगा आपका, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए किन्सियन मल्टीप्लायर लागू नहीं होता है। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अविकसित देश, ए। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो गया। अब हम लोग का सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी विल बी जीरो, द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी विल बी जीरो अंडर द कंडीशन व्हेन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है पैसे की सट्टा मांग शून्य होगी, उस स्थिति में जब बाजार में ब्याज की दर होगी, ये क्या होता है इसका, ब्याज की दर होगी, ब्याज की सट्टा मांग शून्य होगी। कब, जब क्या होगी, ब्याज का दर जो हो जाएगा, ब्याज की दर जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, मोर देन द क्रिटिकल रेट। कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग ये देखो, मैंने इसको आप लोगों के सामने रखा हुआ है। क्यों होता है ब्याज की दर, आपका स्पेकुलेटिव डिमांड जीरो कब हो जाएगी, सट्टे के उद्देश्य के लिए, इसको आप लोग पढ़ो। यहाँ पे देखो आप लोग, इस स्लाइड को देखोगे, इसमें देखो आप लोग,
इन द above figure we get that when there is a condition of liquidity trap, ये देखो liquidity trap का कंडीशन है जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, मतलब 3% है, ठीक है। then the speculative demand for money is perfectly elastic, परफेक्टली इलास्टिक हो गया है स्पेकुलेटिव डिमांड। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है आपका स्पेकुलेटिव डिमांड को दिखा रहा है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब इनफाइनाइट हो गया है, देख रहे हो। स्पेकुलेटिव डिमांड जो होता है रेट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा है। speculative demand for money becomes parallel to x-axis which measures the speculative demand for money in the above figure when if अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग इंक्रीज किया जाता है 15% कर दिया गया, देखो ये लोग बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगा, इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट वी गेट स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी गेट जीरो, दस वी कैन से दैट एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी वुड बी जीरो। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या था, क्रिटिकल मोर देन द क्रिटिकल रेट, सी, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ड्यूजन बेरी के अनुसार रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस विद द इंक्रीज इन द इनकम द कंजम्पशन फंक्शन कर्व शिफ्ट्स अबव व्हिच रिजल्ट इन द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कह रहा औसत सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होगी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग करने का जो है औसत प्रवृत्ति क्या होगा, ड्यूजन बेरी की सापेक्षा है परिकल्पना के अनुसार। तो इसमें क्या कह रहा है, पहला कह रहा है फॉल गिर जाएगा, राइज हो जाएगा, या बिकम यूनिटी, या एक हो जाएगा, या रिमेंस कांस्टेंट हो। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, कह रहा है कि इन केस ऑफ रियल जीडीपी when real GDP and nominal GDP are equal what will be the value of GDP deflator। GDP deflator हम लोग जब निकालते हैं, GDP deflator क्या होता है, नॉमिनल GDP अपॉन आप लोग का रियल GDP इंटू 100 होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इक्वल है, जब इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। नॉमिनल रियल इक्वल है, नॉमिनल अपन नॉमिनल इक्वल टू 1, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी। कह रहा है कि शास्त्रीय सिद्धांत में उपभोग की औसत प्रवृत्ति होती है या होगी, मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, नन ऑफ द अबव। तो हम लोग जैसा कि देखते हैं कि एवरेज अगर क्लासिकल की बात किया जाए तो कहते थे जितना इनकम उनका होता था, लेबर्स के होते थे, वो सब सारे कंजम्पशन में उनके स्पेंड हो जाते थे, उनके पास कुछ नहीं बचता था। तो जितना अर्न करते थे वो सब स्पेंड कर देते थे, सब खर्च कर देते थे, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। आयोग ने इसका आंसर शायद नन ऑफ द एबव दिया हुआ है, जो कि मुझे लगता है जहाँ तक कि गलत है, इसका सही ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स कंजम्पशन फंक्शन का और किन्सन कंजम्पशन फंक्शन का, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। रॉबर्टसन का क्या है इक्वेशन डिमांड फॉर मनी का, रॉबर्टसन का हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है, M/KT होता है। पीगू का क्या होता है, पीगू का हम लोग पढ़ते हैं क्या, पीगू का इक्वेशन का क्या होता है, KR/M होता है। और वही बात किया जाए मार्शल का जो है आपका, मार्शल का क्या होता है, मार्शल का आपका हो जाएगा इसमें से P=M/KO हो जाएगा। तो आप लोग मैच करो, रॉबर्टसन का M/KT होता है, तो 1 पहले का कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। पीगू का क्या होता है, दूसरे का तीसरा हो जाएगा, पहले का दूसरा, पहले का आप लोग को सामने D है और A है, ये पहले का 1, दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, दोनों में यहाँ तक तो एक ही जैसे। अब थर्ड ऑप्शन जेमकिंस का देखोगे डिमांड फॉर मनी, तो K एंड K प्लस समेशन होता है इनका KM,
तो आपका अल्फ्रेड जेमकिंस का थर्ड का फोर्थ हो जाएगा। थर्ड का फोर्थ आपका कौन सा? थर्ड का आपका फोर्थ का चेक करोगे, फोर्थ का मार्शल का पहला, चौथे का पहला और तीसरे का आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरे का चौथा। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, डिमांड आप लोग पढ़ते हो डिमांड फॉर मनी का इक्वेशन के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये सही है, ये वाला सही है। अब हम लोग देखेंगे इसका राइट ऑप्शन क्या दिया हुआ है। राइट ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे ये है, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखो आप लोग, किन्सियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आप लोग देखोगे किन्स का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव व्हेन द कंजम्पशन फंक्शन कह रहा है क्या होगा। मल्टीप्लायर को वैल्यू निकालना है और एमपीएस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आप लोग का इक्वेशन दिया हुआ है C = 100 + 0.80y। यहाँ पे ये क्या होता है? बी होता है, एमपीसी होता है। ठीक है, तो हम लोग का बी जो है एमपीसी कितना दिया हुआ है? एमपीसी 0.80 दिया है एमपीसी। तो एमपीएस कितना हो जाएगा? 1 - एमपीसी, क्योंकि एमपीसी और एमपीएस का समेशन कितना होता है? 1 होता है। एमपीएस = 1 - एमपीसी 1 - 0, ये आपका 1 - 0.80 हो जाएगा। ये 1 - 0.80। तो आप लोग देखोगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एमपीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.20। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखोगे ऑप्शन ए और सी दोनों में यहाँ पे 0.20 है, लेकिन यहाँ पे पहले क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। पहले मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो के = क्या होता है? 1 / एमपीएस या 1/1 - एमपीसी होता है। तो एमपीएस या एमपीसी कोई वैल्यू रख दोगे आप लोग, तो ये एमपीएस की वैल्यू कितनी आई है? 0.20 आई है। तो ये कितना आ जाएगा? 100/20 और ये वैल्यू आ जाएगा 5। तो आपका के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के की वैल्यू आप लोगों को आ जाएगी 5 और एमपीएस की वैल्यू आ जाएगी 0.20। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप लोग देखोगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे कह रहा है द शेप ऑफ एलएम कर्व डिपेंड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एलएम कर्व का शेप जो है किस पे निर्भर करता है? एलएम कर्व का शेप पूछा है। ठीक है, एलएम कर्व में आप लोग देखोगे मनी सप्लाई और प्राइस। देखो आप लोग, अगर हम यहाँ पे अगर बात किया जाए आईएस कर्व के लिए, तो आईएस कर्व के लिए C + I + G प्लस आपका x - f, इसमें से ये इसको शिफ्टिंग करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, इसके आईएस कर्व के इक्वेशन को शिफ्ट करने के लिए ये वेरिएबल्स हैं। कंजम्पशन है, आपका इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और एक्सपोर्ट - इम्पोर्ट या नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं। वही बात एलएम कर्व के लिए किया जाए तो ये मनी सप्लाई और प्राइस से डिपेंड इसके वेरिएबल्स हैं, जो इसको इसमें शिफ्टिंग लाता है। एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो आप लोग को मनी सप्लाई या प्राइस लेवल है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देखो एलएम कर्व इज डिपेंडेंट ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। तो ये दोनों होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, हो सकता है स्लाइड में कुछ एरर आ गया है। अब आप लोग देखो यहाँ पे आया क्वेश्चन 88 का राइट ऑप्शन इज सी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इन इंडिया आरबीआई मेजर्स द मनी सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी एंड लिक्विडिटी एग्रीगेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इंक्लूडेड इन द M3? M3 में क्या होता है? हम लोग पढ़े थे ना
अब पढ़े थे हम लोग M3 में क्या होता है, M1 प्लस आपका क्या होता है, TD होता है, टाइम डिपॉजिट, ठीक है। M1 क्या होता है, M1 में होता है आपका करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, यह होता है अदर डिपॉजिट्स विद RBI। तो आपका डिमांड डिपॉजिट्स होगा, टर्म डिपॉजिट्स ओवर 1 ईयर मैच्योरिटी, ये भी हो जाएगा, देखो आप TD है। और पब्लिक डिपॉजिट NFBC ये नहीं होगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय द बैंक्स, ये हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। 1 to 4 कहाँ है, ये है ऑप्शन डी, इसका राइट ऑप्शन होगा आप लोगों का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं राइट ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेज कैश रिजर्व रेशियो। जब RBI जो है आपका सेंट्रल बैंक है, CRR को रिड्यूस करता है। CRR क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, CRR जो होता है वो CRR जो होता है कैश रिजर्व रेशियो, वो रेट है जिसमें कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, RBI के पास जो होता है अपने नेट टाइम डिमांड लायबिलिटीज़ का, NTDL का सम सर्टेन परसेंटेज RBI के पास मॉनेटरी फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो जो होता है वह रेशियो होता है जिसमें कमर्शियल बैंक जो हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, अपने NTDL का, नेट टाइम डिमांड लायबिलिटीज़ का सर्टेन परसेंटेज जो होता है RBI के पास या सेंट्रल बैंक के पास जो होता है कैश फॉर्म में रखते हैं। तो अगर कैश रिजर्व कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस कर देगा, अगर मान लीजिए CRR का जो है रेट 4% है, इसको रिड्यूस करके 3.5% कर दिया गया, तो कमर्शियल बैंक को RBI के पास सेट कम परसेंटेज में रखना पड़ेगा कैश को, जिससे पास उनके पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, वो इकॉनमी में क्या करेंगे, ज़्यादा लोगों को लोन दे पाएंगे, लोन प्रोवाइड करा पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इकॉनमी में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगा। कब, जब CRR की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट इंक्रीजेज द लिक्विडिटी पोजीशन, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ये देखिए यहाँ पे कह रहा है इफ द, ये कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ ही गया। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे P = 35 - 2x - x² दिया हुआ है। ये x 0 पे इनिशियल पे वैल्यू दिया है 3, प्राइस दिया हुआ है कितना 20। कह रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस, आप लोग कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। अब हम लोग जैसा कि मैंने बताया था, कंज्यूमर सरप्लस जो होता है कि कंज्यूमर जो होता है जब घर से निकलता है तो क्या सोचता है कि मैं इस कमोडिटी का क्या प्राइस दे सकता हूँ, क्या मैं दूंगा, वो क्या सोच के निकलता है कि अगर मुझे ये कमोडिटीज़ या ये गुड्स जो है 20 रुपये में मिल गया तो मैं इसे परचेज कर लूँगा। लेकिन जैसे ही मार्केट में एंट्री करता है वो कमोडिटी उसको जो है 17 रुपये में मिल जाता है, तो उसका CS जो होता है 3 हो जाता है, क्योंकि व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे फॉर ए कमोडिटी एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आपका CS होता है। तो वही हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग जब CS का मैंने बताया था कि इसका क्या होगा, 0 to x होता है, PX DX होता है, माइनस लास्ट में PX को इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इक्वेशन दिया हुआ है, x की वैल्यू दिया हुआ है 3, यहाँ पे जो इसका इंटरवल है ये x0 की वैल्यू दिया हुआ है 3, उसको हम लोग रख देंगे। प्राइस का इसका इक्वेशन भी दिया हुआ है, ये 35 है, -2x है, -x² हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा dx और माइनस प्राइस इंटू x। अब पहले हम लोग यहाँ से निकाल लें, p में यहाँ पे वैल्यू रख के हम लोग p की वैल्यू निकाल लें, जिससे हम लोग को px मिल जाए, 2x - x², ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पे जब हम लोग 3 रखेंगे, 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 35 - 6 - 9, ये कितना हो जाएगा 35 - 15, और ये हो जाएगा 20, ठीक है।
अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया क्या p, तो px की वैल्यू कितनी हो जाएगी, px की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 3 दैट इज 60। अब हम लोग जो है कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि हम लोग को थोड़ा अच्छा लगे स्क्रीन, ठीक है। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, ये इसको सॉल्व करोगे हम लोग, ये जब हम लोग सॉल्व करोगे आप लोग, तो ये 35 का क्या हो जाएगा, 35x -2 बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा x²/2। इसका इंटरवल है हम लोग रखते चलते हैं। ठीक है, ये क्या था, 0 to 3 था। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, 35 - 2x -x², इसका है dx है। अब हम लोग इसको यहाँ पे इसको इरेज करके यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका कितना आया, px की वैल्यू आ गई है कितनी, 60 आ गई है, ठीक है। अब हम लोग इसको इरेज करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप लोग इसको देखोगे, ये हो जाएगा यहाँ से 0 to 3 35 - 2x -x² dx, और लास्ट में क्या आएगा, px को माइनस करेंगे, px की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, 35 का 35x हो जाएगा, इंटरवल 3 0 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर रख देंगे, x का x²/2 हो जाएगा, ठीक है। ये रख देंगे 3 0, x² का क्या हो जाएगा, x⁻3/3, इसका इंटरवल यहाँ रख देंगे 3 and 0। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 35 × 3 -2, ये हो जाएगा, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, x की वैल्यू 3 रख देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ से रख देंगे, यहाँ पे 1/3 को कम बाहर ले लिया कांस्टेंट टर्म को, x की वैल्यू क्या 3, 3 पे पावर 3 मतलब 27 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 105, ये कट गया 1, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 27/3। इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो 105 - 9, ये भी -9 आ गया, ठीक है। अब हम लोग कलर चेंज कर देते हैं जिससे थोड़ा अच्छा लगे स्क्रीन, और हम लोग अभी इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 105 - 18, ये कितना, और माइनस लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, px की वैल्यू कितनी है, 105 - 18 -60, तो ये क्या हो जाएगा -60, और ये हो जाएगा 105 - 78 जब करोगे तो आप लोग तो ये आ जाएगा 27। तो ये हम लोग का कंज्यूमर सरप्लस का आंसर कितना आ जाएगा, 27। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 27, ठीक है। 27 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, सी 27 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉब्लम ऑफ इंश्योरेंस मार्केट। हम लोग जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं इंश्योरेंस मार्केट में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आती है। इंश्योरेंस मार्केट में आपका जो है, आपका एडवर्स सिलेक्शन का भी प्रॉब्लम है, मोरल सिलेक्शन का भी प्रॉब्लम है, सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, डी हो जाएगा। एडवर्स सिलेक्शन भी आता है, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन भी आता है, एंड मोरल हैजार्ड भी आ जाता है, मोरल सिलेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट अराइज होगा कब, कब आएगा? हम लोग पढ़ते हैं क्या कि जो है, अब ऑप्शन आप लोग समझिए, एवरेज रिवेन्यू इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज कास्ट। ये कह रहा है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट किससे होगा? मार्जिनल रिवेन्यू से होगा, एवरेज रिवेन्यू से होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? ए हो जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं ना एम आर इक्वल टू, आप एम आर इंटू एम पी पी जो है आपका क्या होता है? एम आर पी आ जाता है। मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल टू बी एम पी पी जो है आपका मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, आपका ए सी पढ़े, आप लोग पढ़ते हो ए सी इंटू एम, आपका जो है एम पी पी हो जाता है। ये कितना हो जाता है आपका? आपका जो है ए सी इंटू, जब आप लोग पढ़ते हो एम आर, ये आप लोग पढ़ते हो वी प्राइस इक्वल टू एम पी पी, तो क्या होता है आपका? प्राइस इक्वल टू एम पी पी जो होता है ये आपका जो हो जाता है वी एम पी, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, और एम आर इक्वल टू एम पी पी मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट होता है। तो ये कैसे अराइज होगा? ये डिफरेंस जो है आपका अराइज होगा किससे? एवरेज रिवेन्यू इज नॉट इक्वल टू द मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है ए प्रिजनर्स डिलेमा इज ए गेम विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट वन। कह रहा है कैदियों की दुविधा की एक खेल है जिसमें एक की छोड़कर निम्नलिखित सभी विशेषताएं हैं, वो कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं कि प्लेयर्स जो होता है आपका, प्लेयर्स जो था कोऑपरेट इन अराइविंग एट देयर स्टेज। अगर कोऑपरेट किए होते तो प्रिजनर्स डिलेमा की कंडीशन ही नहीं अराइज होती। बोथ प्लेयर्स हैव डोमिनेंट स्ट्रेटजी, ये सही है। बोथ प्लेयर्स वुड बी बेटर ऑफ नाइदर क्लोज देयर डोमिनेंट स्ट्रेटजी, ये भी सही है। पे ऑफ द फॉलोइंग, पे ऑफ फ्रॉम स्टडी डिपेंड्स अपॉन द चॉइस मेड बाय अदर प्लेयर, ये भी सही है। लेकिन ये है, ये नहीं है प्लेयर्स कोऑपरेट करते तो प्रिजनर्स डिलेमा की कंडीशन ही नहीं अराइज होती। तो प्लेयर्स कोऑपरेट ही नहीं करते हैं। ठीक है, गेम थ्योरी पे भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रिजनर्स डिलेमा क्या होता है, नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या होता है, मिनी मैक्स क्या होता है, मैक्सी मिन क्या होता है। इस पर भी मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो बना के वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम लोग गेम थ्योरी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे गेम थ्योरी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आपका मिक्स्ड स्ट्रेटजी क्या होता है, प्योर स्ट्रेटजी क्या होता है, उसमें पे ऑफ कैसे निकालते हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 94, राइट ऑप्शन इज ए। प्लेयर्स कोऑपरेट करते ही नहीं हैं। ठीक है, पूछ रहा है एक्सेप्ट पूछा है तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, और बाकी सब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है द टेंडेंसी फॉर लो क्वालिटी कार्स डिराइव आउट हाई क्वालिटी कार्स आउट ऑफ द मार्केट। ये क्या होता है? हेजिंग है, एडवर्स सिलेक्शन है, मोरल हजार्ड है, स्ट्रेटजिक बिहेवियर है। ये क्या होता है? एडवर्स सिलेक्शन। लो क्वालिटी कार्स होता है, आप लोग मार्केट फॉर लेमन्स पढ़े होंगे। मार्केट फॉर लेमन्स में क्या होता है क्योंकि सेलर को तो पता है क्वालिटी ऑफ कार्स को लिए, लेकिन जो परचेजर है, बायर है, उसको नहीं पता होता है, उसको एग्जैक्ट नहीं पता होता है। जब तो एडवर्स, ये क्यों राइज होता है? एडवर्स सिलेक्शन की वजह से, जिसमें क्या होते हैं लो क्वालिटी कार्स ड्राइव आउट हाई क्वालिटी कार्स आउट ऑफ द यूज कार मार्केट इन एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एडवर्स सिलेक्शन का कंडीशन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोगों का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है
इन द पॉल स्विजी मॉडल ऑफ ओलिगोपोली इन द किंग डिमांड कर्व द पॉइंट ऑफ किंग रिप्रेजेंट। अब ये क्वेश्चन आप लोग देखो, अगर देखो किंग डिमांड कर्व की बात कर रहा है तो किंग डिमांड कर्व में जो है सबसे पहले आप लोगों को ये दिया किसने, इसने कंसेप्ट जो होता है पॉल एंड स्विजी, पॉल स्विजी दो हैं, ठीक है, पॉल स्विजी ने दिया था। लेकिन अगर पूछा जाए एवरेज कास्ट प्रिंसिपल किसने यूज किया था, एवरेज कास्ट प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू शो प्राइस रिजिडिटी, केवल प्राइस रिजिडिटी की बात किया जाए तो इसको शो करने के लिए हॉल एंड हिच ने यूज किया था। हॉल एंड हिच इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसका यूज किया था क्या करने के लिए, एवरेज कास्ट प्रिंसिपल को शो करने के लिए। हॉल एंड हिच यूज द किंग डिमांड कर्व इन ऑर्डर टू शो द एवरेज कास्ट प्रिंसिपल ऑफ ओलिगोपोली मॉडल इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द किंग इन द प्राइस। लेकिन अगर पूछे पॉल स्विजी मॉडल, तो पॉल स्विजी मॉडल में जो होता है आपका जो ये होता है ऐसे आता है, पॉल स्विजी मॉडल में अपर वाला पार्ट जो होता है मोर इलास्टिक होता है और नीचे वाला पार्ट जो होता है लेस इलास्टिक होता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर लिखा है कि इंक्रीज इन डिमांड होगा, जब इंक्रीज इन डिमांड में होगा इन ओलिगोपोली मॉडल, इफ देयर इज इंक्रीज इन डिमांड देन द अपर पार्ट या लोअर पार्ट पूछ देगा अगर, तो ये होता है ओलिगोपोली मॉडल में किंग डिमांड कर्व, ठीक है। ओलिगोपोली मॉडल में जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि अपर वाला क्या होता है मोर इलास्टिक होता है, नीचे वाला क्या होता है लेस इलास्टिक होता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में कहा जाएगा कि इन ओलिगोपोली मॉडल इफ देयर इज इंक्रीज इन डिमांड हो जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये अपर वाला क्या हो जाएगा लेस इलास्टिक हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा मोर इलास्टिक हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोग आप लोग ध्यान रखना, जब अगर इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन आ जाए ओलिगोपोली मॉडल में किंग डिमांड कर्व में, अगर कहा इंक्रीज इन डिमांड या एक्सटेंशन इन डिमांड, तो आपका अपर वाला लेस इलास्टिक नीचे वाला मोर इलास्टिक। अगर केवल वैसे सिंपल पूछेगा कि इन किंग डिमांड कर्व अपर पार्ट शोज, तो अपर वाला मोर इलास्टिक होता है, नीचे वाला लेस इलास्टिक होता है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन द पॉल स्विजी मॉडल ऑफ ओलिगोपोली द किंग डिमांड कर्व द पॉइंट ऑफ किंग रिप्रेजेंट, तो पॉइंट ऑफ किंग रिप्रेजेंट क्या करता है क्वांटिटी रिजिडिटी को भी और प्राइस रिजिडिटी को। तो इसका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आप लोगों का राइट ऑप्शन जो है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी रिजिडिटी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग के पास 4 क्वेश्चन और बचे हैं, जिसके बाद हम लोग एमपी सेट के कंप्लीट 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके होंगे। और हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 97 है, द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स रिक्वायर्स। ये कह रहा है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र के पहले मौलिक प्रमेय की आवश्यकता है, किस चीज़ की कहता है, पहला फर्स्ट पूछ रहा है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ऑप्शन 1 आप लोगों के सामने कह रहा है कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टू बी प्राइस टेकर्स, that the economy operate at the some point below the utility possibility curve, there is be an efficient market for every commodity, none of the above। तो इसका पहला प्रमेय आप लोगों का क्या है, पहला प्रमेय है उत्पादकों और उपभोक्ताओं को मूल्य लेने वाला होना चाहिए, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स टू बी प्राइस टेकर्स। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये तो रटने वाले क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग रटे होगे तो कर लोगे, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का द टोटल, ये फिर से क्वेश्चन आ गया आप लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला, टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कास्ट फंक्शन ऑफ फर्म इज गिवन बाई आर। रिवेन्यू है जो कि दिया हुआ है 30Q माइनस क्यू स्क्वायर, और सी दिया है आपका कास्ट है जो कि दिया है 20 + 4Q। कह रहा है कि वेयर Q इज आउटपुट, फाइंड इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ द फर्म। इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है, MR = MC, ठीक है। इसको आप लोग फिर निकालो, MR क्या हो जाएगा, ये आपका TR दिया हुआ है, TR दिया है 30Q माइनस QR, MR हो जाएगा D/dQ TR। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 30 हो जाएगा और माइनस 2Q हो जाएगा। आप लोग का TC दिया हुआ है 20 + 4Q,
एम सी क्या हो जाएगा, डी बाई डी क्यू टी सी। इसको सॉल्व करोगे तो 20 जीरो हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब एम आर इक्वल टू एम सी इक्वेट कर दो आप लोग। एम आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 माइनस 2Q, एम सी की वैल्यू दिया हुआ है 4, ये आ जाएगा। 2Q की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो 26, Q की वैल्यू आपके पास कितना जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी 13। अब हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, 99 है, कह रहा है कि मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ ए मोनोपोली, मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ ए मोनोपोली फर्म इज लेस देन द प्राइस बिकॉज। कह रहा है मार्जिनल रिवेन्यू क्यों लेस होता है, बिकॉज ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिमांड कर्व हैज़ ए नेगेटिव स्लोप। ये क्वेश्चन भी नेट पे आया हुआ है। ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ ए मोनोपोली फर्म का, क्योंकि आपका डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है, डिमांड कर्व है वह निगेटिव स्लोप, ऋणात्मक ढाल होता है, मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल होता है। इसलिए सीमांत आगम मोनोपोली का सीमांत आगम मोनोपोली फर्म, अगर किसी मोनोपोली फर्म का सीमांत आगम उसके मूल्य से कम है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल होता है। डिमांड कर्व है नेगेटिव स्लोप। क्वेश्चन 99 का ऑप्शन ए राइट है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो कि 100 क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और हम इस तरीके से हम लोग जो है एमपी सेट इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। वो आप लोगों को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है लाइव मिल जाएगा। लाइव आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल जो कि इकोनॉमिक इक्वलाइजर पे है, उसके आप लोग होम पेज में लाइव में जाओगे तो लाइव में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व कराया गया है, और आप लोगों को ये थर्ड पार्ट जो कि रिकॉर्डिंग दिया जा रहा है ये आप लोग को होम पेज पे मिल जाएगा। इसको आप लोग 100 क्वेश्चंस आप लोग एमपी सेट के विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हेन द इनकम इज ए गिवन पैराडॉक्स इमर्ज। कह रहा है कि जब गिवन विरोधाभास उत्पन्न होता है, गिवन विरोधाभास कह रहा है कि गिवन पैराडॉक्स इमर्जेस। अब हम लोग आप लोगों को मैंने बताया था कि अभी हम लोगों ने इस पे अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने सेंड किया था आप लोगों को कि गिवन पैराडॉक्स क्या होता है। गिवन पैराडॉक्स ये एक कंडीशन ये है कि ये ऐसा कमोडिटीज़ होता है जिसकी प्राइस बढ़ने पे भी इसका कंजम्पशन बढ़ता है। कंजम्पशन बढ़ने का मतलब डिमांड बढ़ता है इसका। ठीक है, प्राइस बढ़ने के बाद भी, इसीलिए इसको गिवन पैराडॉक्स कहा जाता है। गिवन जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग पढ़ते हैं कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है किसी कमोडिटी के प्राइस में और उसके डिमांड में, लेकिन यहाँ गिवन पैराडॉक्स है। इस कमोडिटी में जो है लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, इसलिए ये पैराडॉक्स है। यहाँ इसकी प्राइस बढ़ती है फिर भी लोग इसका डिमांड करते हैं, इसका कंजम्पशन करते हैं। डिमांड इसलिए करते हैं प्राइस बढ़ने पे क्योंकि इसकी जितने भी इसकी क्लोज सब्स्टिट्यूट वाले गुड्स हैं उनकी भी प्राइस बढ़ रही होती है। यहाँ कंज्यूमर का इनकम नहीं बढ़ रहा है, उसका इनकम नहीं बढ़ रहा है, उसकी इनकम नॉमिनल इनकम उसकी कांस्टेंट है। यहाँ बात रियल इनकम की होती है। गिवन पैराडॉक्स के कंडीशन में अगर बात किया जाए रियल इनकम की तो रियल इनकम बढ़ेगी तो भी क्या करेगा, प्राइस बढ़ने से इसका क्या करेगा, डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर नॉमिनल इनकम की बात किया जाए, उसकी सैलरी बढ़ जाए, तब वो गिवन कमोडिटी को कंजम्पशन नहीं करता है कंज्यूमर। यहाँ पर रियल इनकम आपका केवल अफेक्ट हो रहा है, नॉमिनल इनकम आपका कांस्टेंट रहेगा। इसलिए गिवन गुड्स के केस में जैसा कि हम लोग जानते हैं प्राइस इफेक्ट जो होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट का समेशन होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा नेगेटिव स्लोप वाला होता है, इनकम इफेक्ट जो होता है पॉजिटिव हो जाएगा गिवन केस के केस में, और इसलिए क्या हो जाएगा आपका प्राइस इफेक्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग अगर हम लोग ऑप्शंस को देखें तो यहाँ कह रहा है कि लेस देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम जो होता है लेस देन द सब्स्टिट्यूशन इनकम ये गलत हो जाएगा। इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये भी गलत हो जाएगा। निगेटिव इनकम निगेटिव होगा ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन तो हमेशा निगेटिव होता है। ग्रेटर टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि गिवन गुड्स के केस में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, निगेटिव होता है, हमेशा निगेटिव होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
और यहाँ बात किया जा रहा है रियल इनकम की। नॉमिनल इनकम कांस्टेंट है, रियल इनकम के बढ़ने से कंज्यूमर क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ता है गिफिन का तो जितने भी उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट वाले गुड्स हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं बाजरे की रोटी खा रहा हूँ जो 5 रुपये पर पीस है, गेहूं की रोटी की प्राइस जो है 8 रुपये पर पीस है। अगर प्राइस बढ़ जाती है, इनकम की बात नहीं किया जा रहा, प्राइस इनकम आपका कांस्टेंट है। मान लीजिए मेरा इनकम 5 रुपये ही था, मेरा इनकम 10 रुपये था, ठीक है, और बाजरे की रोटी की प्राइस कितनी थी, 5 रुपये पर पीस थी। गेहूं की रोटी की प्राइस कितनी थी, 7 रुपीज़ पर पीस थी। अब क्या हो रहा है, मेरा इनकम कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ जा रहा है, बाजरे की रोटी 5 से 7 रुपये हो जा रही है। तो जब प्राइस बढ़ेगा बाजरे की तो जितने भी उसकी क्लोज सब्स्टिट्यूट वाले गुड्स होंगे उनकी भी प्राइस बढ़ जाएगी। तो गेहूं की रोटी की भी प्राइस 8 से बढ़ के 10 हो जाती है। तो हम लोग इन प्राइस के बढ़ने के बाद भी हमारा इनकम कांस्टेंट है, फिर भी हम गिफिन को कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बाजरे की रोटी का भी प्राइस साथ ही होता है, गेहूं की रोटी का भी प्राइस अगर 7 रुपये होता तो हम बाजरे को कंज्यूम नहीं कर रहे होते। लेकिन जितने भी उसके आसपास के सब्स्टिट्यूट वाले गुड्स हैं उनकी भी प्राइस बढ़ रही है, इसलिए हमको प्राइस बढ़ने के बाद भी हम बाजरे की रोटी को कंजम्पशन कर रहे हैं। इसलिए प्राइस जो होता है, प्राइस इफेक्ट गिफिन पैराडॉक्स में पॉजिटिव होता है। अगर बात किया जाए रियल इनकम की तो रियल इनकम आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। इनकम इंक्रीज डिक्रीज कैसे होगा, अगर कमोडिटीज़ की प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो हमारा रियल इनकम इंक्रीज हो जाता है, अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो रियल इनकम डिक्रीज हो जाता है। अगर बात किया जाए नॉमिनल इनकम की, जब नॉमिनल इनकम या हमारी सैलरी बढ़ेगी तो उस केस में हम गिफिन गुड्स को कंज्यूम ही नहीं करेंगे, वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे हम हायर कमोडिटी, हायर कंजम्पशन गुड्स पे, ठीक है। ये जो है वेरी इन्फीरियर गुड्स का जो है निम्न कोटि की वस्तुएं, गिफिन जो होती हैं अति निम्न कोटि की वस्तुएं हैं। तो इसलिए इस केस में हम क्या होगा, हमारा कंजम्पशन जो होता है गिफिन कमोडिटी के केस में प्राइस बढ़ने के बाद भी हम क्या होगा, गिफिन का ही कंज्यूम करेंगे और इनकम इफेक्ट क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा होगा। तो इस केस में हम लोग का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से जो है एमपी सेट के पूरे 100 के 100 प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो मेरे टेलीग्राम चैनल, जो कि आप लोग को लिंक जो है दिख रहा होगा, आप लोग के यूट्यूब के आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ भी टेलीग्राम चैनल के लिंक हैं। हिंदी मीडियम के लिए अलग है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग है। क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन या नोट्स भेजे जाते हैं दोनों माध्यम में भेजे जाते हैं, दोनों ग्रुप पे सेपरेट भेजे जाते हैं, ठीक है। आप लोग को ये पीपीटी जो भी है आप लोगों को सेपरेट ग्रुप पे आप लोगों को मिल जाए।